नमस्कार ओमकार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते अंजू जी। आपके दर्शकों को भी नमस्कार। सर, अविमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ पॉक्सो में एफआईआर दर्ज हुए 2-3 दिन गुजर चुके हैं। प्रयागराज पुलिस भी डेरा डाले हुए वहां पर अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। तो अविमुक्तेश्वरानंद तो इस दौरान हाईकोर्ट पहुंच गए हैं, अग्रिम जमानत की बात कर रहे हैं। अब उनको क्या डर लग रहा है गिरफ्तारी से? पहले तो बड़ा चैलेंज कर रहे थे कि पुलिस का सामना करूंगा। अब क्यों दौड़ रहे हैं? अब सीधे प्रयागराज हाई कोर्ट कैसे पहुंच गए और वहां जाकर के त्राहिमाम त्राहिमाम क्यों कर रहे हैं? बड़े बहादुर दिखाई दे रहे थे और इनके कुछ और सपोर्टर जो नए नए अभी गमलों में उगे हैं वो भी बड़े फड़फड़ा रहे थे। तो ऐसा क्या हो गया है? अब करें ना कानून का सामना और पुलिस का सामना, उनके सवालों का सामना करें। देखिए, बात ऐसी है कि ये जो ऑर्डर किया है ये कोर्ट ने किया है और कोर्ट ने किया है तब ये मामला दर्ज हुआ है। ये जो तमाम तरह के तर्क दिए जा रहे हैं कि कौन पुलिस अधिकारी किसके साथ क्या केक काट रहा है, और चलो उसके साथ मान लिया केक ही काट रहा है जिसको फेक बताया जा रहा है, एआई जनरेटेड बताया जा रहा है, लेकिन चलो केक ही काट रहा है तो वो अपने मन से थोड़ा पॉक्सो एक्ट लगा रहा है आपके ऊपर। ये तो अगर हाई कोर्ट का आदेश हुआ है तब जाकर के मामला दर्ज हुआ है और गंभीर धाराओं में मामला दर्ज हुआ है। उन बालकों का, दोनों का बाकायदा वीडियो पर बयान दर्ज किया गया है और पुलिस हल्द्वानी गई है उनके बयान लेने के लिए। उन्होंने फिर वही बयान दिए हैं। अब ये जो तमाम तरह की बहानेबाजी, जी हमारे गुरुकुल से उनको उनका कोई लेना देना नहीं है, यहाँ थोड़ा पढ़ते हैं, आश्रम में थोड़ा रहते हैं, सीसीटीवी लगे हुए हैं, किसी ने आते जाते देखा कि नहीं देखा है। तो ये जो आशुतोष महाराज हैं उन्होंने भी कुछ नए खुलासे किए हैं, कुछ इंटरव्यूज उनके आए हैं अलग अलग चैनलों पर। उन्होंने कहा है कि मैं भी वहां एक बार गया था और वहां का रंग ढंग मैंने भी देखा था। बहुत सारे लोग दूसरे भी थे जो तमाम तरह की बातों की चर्चाएं कर रहे थे और प्रयागराज के ही एक बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, संपादक हैं, उनका कहना है कि साहब ये चर्चाएं तो पिछले करीब करीब 4-5 साल से चल रही थी, कोई हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था इनकी शिकायत करने की। अब कोई खड़ा हुआ है और उसने इस मामले को सामने लाने का फैसला किया है। तो अगर मामला सामने आ गया है, उन बालकों ने बयान दिए हैं, मजिस्ट्रेट के सामने दिए हैं, वीडियो उनका है रिकॉर्डेड। इसके अलावा ये भी बताया जा रहा है कि कोई सीडी भी है, वो है कि नहीं है, और है तो कहाँ पेश की जाएगी, किस स्टेज में सामने आएगी, ये अपने आप में एक जांच का विषय और थोड़ा समय गुजरने का समय है। लेकिन ये बहुत बुरी तरीके से फंस चुके हैं। अब जो भी आगे कार्रवाइयां होंगी और जिसकी सबसे प्रबल संभावना है अंजू जी, वो ये है कि पॉक्सो एक्ट में गिरफ्तारी होती है, जमानत नहीं होती है। तो अगर ऐसा हुआ तो ये देश एक और बड़ी घटना का गवाह बनेगा कि खुद को शंकराचार्य बताने वाला व्यक्ति क्या इस तरह के ऐब भी कर सकता है, जिस पर सनातन के लिए काम करने का और अगर कोई दुष्प्रचार हो रहे हैं उनका निराकरण करने का जिम्मा है, जिनको कोटि कोटि हिंदुओं को मार्गदर्शन देने का, उनको एकजुट करने का, उनके बीच में समन्वय का, सद्भावना का एक जिम्मा है, वो किन्हीं और ही कांडों में लगा हुआ है, अलग ही कारणों से बदनाम है और चर्चाओं में है लगातार। और ये अलग कारण केवल ये नहीं है कि उन्होंने बालकों के साथ क्या किया है,
अलग कारण ये भी है कि आप लगातार राजनीतिक बयानबाजी कर रहे हैं और एक खास पॉलिटिकल पार्टी के टूल बन करके दूसरी पार्टी के लीडरशिप को निशाने पर ले रहे हैं, बल्कि उनको औरंगजेब की औलाद और बाबर के खानदान का और फर्जी भगवाधारी और पता नहीं क्या क्या बता रहे हैं। तो ये सबकी समझ में आ रहा है कि एक्चुअल में ये किसकी टूल किट बने हुए हैं। तो अब अगर एक मामला सामने आ गया है तो भाई झेलो, लो मजा। अगर तुम राजनीति करने पर उतारू हो, किसी के टूल बन गए हो, किसी को राजनीतिक फायदा और किसी को राजनीतिक नुकसान पहुंचाने के हथियार बन गए हो, और तुम्हारे भी दुष्कर्म जो हैं वो सामने आ गए हैं, और अदालत के आदेश पर पॉक्सो एक्ट में अगर मामला दर्ज हुआ है, तो फिर कानून का सामना करो, अदालत के कटघरे में खड़ा होने के लिए तैयार हो जाओ। आपने जो एक मर्यादा और गरिमा होती है किसी पीठ की, किसी आश्रम की, किसी गुरुकुल की, आपने उसको गिराने का काम किया है। आप शंकराचार्य नहीं है तो पूरी दुनिया जानती है, उस पर तो सुप्रीम कोर्ट भी अपना आदेश दे चुका है। आप फेक तरीके से शंकराचार्य बने घूम रहे हैं, ये भी सबको पता है। लेकिन अगर आप शंकराचार्य नहीं भी हैं, आप साधारण संत भी हैं, तो जो संतत्व होता है उसकी जो अपनी एक छवि, एक गरिमा होती है, एक धवल छवि होती है, वो तो अब रही नहीं है। ये आरोपी हैं, अभियुक्त हैं, पॉक्सो एक्ट के हैं। अब ये कानून का सामना करें, दौड़ना बंद करें कि साहब हाई कोर्ट जाए, प्रयागराज जाकर के गिरफ्तारी से छूट लेने की कोशिश करें। कानून का सामना करने का, पुलिस का सामना करने का अगर ऐलान किया था तो अब सामना करें। सर, पहले दिन से तो कह रहे थे कि दूध का दूध, पानी का पानी साफ हो जाएगा, मुझे न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है। और उनको तो ये भी अच्छे तरीके से पता होगा सर कि पॉक्सो में अग्रिम जमानत मिलती नहीं है, तो फिर काहे को ये इलाहाबाद हाई कोर्ट के चक्कर काट रहे हैं, किस डर से काट रहे हैं, ये भी तो समझना पड़ेगा ना सर। क्योंकि इनको पता है कहीं ना कहीं अंदर से कि खेल इन्होंने किया है, ये सब कुछ एक घटिया खेल किया है। और अब अगर अंदर जाएंगे और पूछताछ होगी, सवाल पूछेगी पुलिस, तो फिर ये बच नहीं पाएंगे। इसीलिए सारे हथकंडे अपना रहे हैं। अगर सच्चे है सर तो फिर सीधे जाए ना, पुलिस को गिरफ्तारी खुद ही जाकर दे दे। पता है इनको भी, इनकी लीगल टीम को भी, लेकिन जो लीगल टीम में होते हैं उनको तो पैसे कमाने हैं, पैसे बनाने हैं, उनको तो भुगतान होता है। वो कोई धर्म का काम तो कर नहीं रहे हैं, तो वो अपनी आमदनी का जरिया क्यों बंद करें। ये अगर फंस गए हैं तो हाथ पैर तो मारेंगे। जब आदमी डूबता है तो भले ही तैरना आए कि ना आए, हाथ पैर तो मारता है बाहर निकलने के लिए, या भंवर से किसी तरीके से बच करके बाहर आने के लिए। तो वही काम कर रहे हैं इस समय ये। अब देखते हैं कब तक ये मामला गिरफ्तारी का, कब तक ये टाल पाएंगे। क्योंकि हाई कोर्ट गए हैं तो हाई कोर्ट 1-2 तारीख तो देगा सुनवाई के लिए। हो सकता है तब तक के लिए इनकी जान बच जाए, गिरफ्तारी से बच जाए। लेकिन पॉक्सो एक्ट में है, आप सही कह रही हैं, इस मामले में जमानत भी नहीं है, अग्रिम जमानत भी नहीं है। तो इसमें हाई कोर्ट इनको कोई राहत देगा लगता नहीं। पर कई बार जुडिशरी पर भी तो सवाल खड़े होते हैं। जुडिशरी में भी तो कई बार ऐसे भक्त किस्म के जज बैठे हुए होते हैं जिनको लगता है कि शंकराचार्य जी महाराज है ये। उनको भी तो लग सकता है कि शंकराचार्य जी महाराज है ये, भले ही सुप्रीम कोर्ट को ना लगा हो कि शंकराचार्य है। तो ये डर है थोड़ा सा, पर मुझे लगता नहीं कि इनको वहां से किसी तरह की रिलीफ मिल पाएगी। सर, अविमुक्तेश्वरानंद पर तलवार लटक गई गिरफ्तारी की, लेकिन ये कांग्रेस इतनी क्यों बिलबिला रही है? अब देखिए, अजय राय जो कांग्रेस के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हैं, उन्होंने ऐलान कर दिया कि आज बुधवार को यूपी के सभी जिलों में कांग्रेस के लोग सड़कों पर उतरेंगे अविमुक्तेश्वरानंद के समर्थन में। अरे वो अपने वो जो यूथ कांग्रेस के नेता पकड़े गए हैं उनके समर्थन में उतर जाते तो ज्यादा बेहतर रहता।
नहीं, उससे अजय राय का जो अपना व्यक्तिगत लाभ है वो नहीं होता, क्योंकि वो वाराणसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ते रहे हैं, पिछले 2 चुनाव तो लड़े ही हैं। तो उनको लगता है कि अगर वो सनातनियों में किसी तरह का विभाजन पैदा कर दें, या बीजेपी को, या मुख्यमंत्री आदित्यनाथ को, या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हिंदू विरोधी, शंकराचार्य विरोधी, और चूंकि वाराणसी के पास ही है ये पीठ, तो उसके विरोधी साबित कर सके किसी तरीके से, बयानबाजी से, धरनों से, प्रदर्शन से, कुछ भी करके, तो शायद उनको फायदा मिल जाए। अच्छा, 2024 में चूंकि जीत का अंतर भी 1,55,000 रह गया था, तो इसलिए उनको लग रहा होगा कि थोड़ा सा और अगर वो परिश्रम करेंगे या इस तरह का वातावरण बनाएंगे तो हो सकता है 2029 में उनकी नैया पार हो जाए और वो प्रधानमंत्री को हराने में कामयाब हो जाए। देखिए, कुल मिलाकर के इस समय खेल क्या चल रहा है, जो आपने सवाल पूछा था कि ये कांग्रेस जो है वो जिस तरीके से सक्रिय हो गई है, सभी जिलों में प्रदर्शन और ये सब करने का जो ऐलान हुआ है, उधर समाजवादी पार्टी के लोग भी, वो भी तो पहुंच रहे हैं, वो भी तो एकजुटता दिखा रहे हैं इन कथित शंकराचार्य जी के पास पहुंच करके। ये मुलायम सिंह यादव ने क्या कहा था अंजू जी, लड़के हैं, लड़कों से गलतियां हो जाती हैं, तो शंकराचार्य हैं, शंकराचार्य से गलती हो जाती है। यानी अगर किसी बच्ची के साथ कुछ हो रहा है, किसी बच्चे के साथ कुछ हो रहा है, तो लड़के हैं, गलतियां हो जाती हैं, शंकराचार्य है, गलती हो जाती है। अगर इस मूड में समाजवादी पार्टी है तो वो किसी का अपना फायदा नहीं कर रही है, अपना नुकसान कर रही है। इसका खामियाजा अतीत में भी भुगत चुके हैं और इसका खामियाजा अब भी भुगतना पड़ेगा इनको। और ये जो मौका परस्ती है ना कि साहब, अगर भगवाधारी मुख्यमंत्री पद पर बैठा हुआ है और जिसने एक बहुत बड़ा अंतर, मूलभूत अंतर जिसको कहते हैं, गुणात्मक अंतर प्रदेश में पैदा कर दिया है, करके दिखा दिया है। जिस प्रदेश को बीमारू राज्य कहा जाता था, जिसकी अर्थव्यवस्था चौपट करके रखी हुई थी, जिसकी कानून व्यवस्था चौपट करके रखी हुई थी, जिसमें कहीं ना कहीं दंगे फसाद होते रहते थे, जहां माफिया, गुंडे, बदमाश, मावाली ये सब हावी रहते थे, माँ बहन बेटियों की इज्जत सुरक्षित नहीं थी, डकैतियां, अपहरण होते थे, जहां कोई 2 पैसे लगा करके कोई फैक्ट्री खड़ी करने का सपना नहीं देख पाता था, हिमाकत नहीं कर पाता था, वहां का तो आज पूरा वातावरण ही बदल गया है। कितने लाख करोड़ का अब बजट पेश होता है। आज एक्सप्रेसवेज, हाईवेज, इसके अलावा जो आपके पर्यटन स्थल हैं, धर्म स्थल हैं, उनकी जो कायाकल्प हुई है, भगवान राम का भव्य मंदिर बन गया है, वहां पर जाने वाले अयोध्या का जीएसटी कलेक्शन महाकुंभ के दौरान 1 महीने का, गाजियाबाद जैसे जिले, औद्योगिक शहर से भी जीएसटी कलेक्शन आगे निकल गया था। तो ये जो टेम्पल इकोनॉमी है, इसने जो पूरा रंग बदल दिया है, पूरा एक दिशा बदल दी है। और इसके अलावा 21 एयरपोर्ट अकेले उत्तर प्रदेश में, और जेवर का जो ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, योगी आदित्यनाथ ने मेरठ में कह दिया प्रधानमंत्री की मौजूदगी में कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट बिल्कुल बनकर के तैयार है, अब प्रधानमंत्री जी समय देंगे और उस तारीख को उसका श्री गणेश हो जाएगा, उद्घाटन हो जाएगा। 21 एयरपोर्ट, आप मतलब कल्पना कर सकते हैं। और प्रधानमंत्री ने एक बात और कही थी मेरठ में, उन्होंने कहा था कि हम उत्तर प्रदेश को विकसित राज्य बनाएंगे, और उत्तर प्रदेश जैसी 25 करोड़ की आबादी वाला प्रदेश अगर विकसित राज्य बनता है तो भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने से कोई नहीं रोक सकता। तो जिस प्रदेश में एक प्रामाणिक नेतृत्व काम कर रहा है, योगी आदित्यनाथ ने सूरत और सीरत ही बदल दी है, तो उसमें ये मौके तलाश कर रहे हैं
कि एक भगवाधारी पर आक्रमण करने का इससे सुनहरी मौका कोई नहीं है कि कथित शंकराचार्य को लेकर के माघी मेले में भी विवाद खड़ा किया गया, जानबूझ करके किया गया। पालकी में बैठ गए, उतरने का नाम नहीं ले रहे कि मैं तो संगम त्रिवेणी तक जाऊंगा। ऐसे ही भगदड़ मचे हो तो मरे, लोग मरते हो तो मरे, कोई बदनाम होता हो तो हो, लेकिन वहां भी एजेंडा चला रहे थे और अभी भी एजेंडा ही चला रहे हैं। और समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस हो, जो हिंदुओं में बंटवारा चाहती हैं और कर चुकी 2024 में इस प्रयोग को, वो जमीन पर उतार चुकी। उसी का तो नतीजा था कि उत्तर प्रदेश में भाई 2014 में भारतीय जनता पार्टी को और सहयोगियों को 72 सीटें मिल गई थी 80 में से। 2019 में भी 64 सीटें मिल गई थी। और जो 2024 में इनके दुष्प्रचार के चलते, हिंदुओं में विभाजन के चलते भारतीय जनता पार्टी 33 पर अटक गई और समाजवादी पार्टी 37 सीटें जीत गई और कांग्रेस पार्टी 6 सीटें जीत गई। तो ये उसी तरह का सपना 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए भी देख रहे हैं। सर, अखिलेश यादव तो बोल ही रहे हैं ना कि 2029 का जो लोकसभा का चुनाव है उसका सेमीफाइनल है ये। वो तो इसको बड़ा करके पेश कर ही रहे हैं। और फिर एक तरफ सर ओवैसी कैसे वहां पर मुस्लिम वोट बैंक में सेंध लगा रहे हैं, वो सब देख रहे हैं। महाराष्ट्र में क्या हुआ उससे भी डरे हुए हैं। इसीलिए शायद इनको लग रहा है कि हिंदुओं को बांटा जाएगा तो इनको फायदा हो जाएगा। इसीलिए उस अविमुक्तेश्वरानंद के पीछे खड़े अखिलेश यादव, जिनको खुद ही पिटवाया था 2015 में। बिल्कुल, ये हर हथकंडे अपनाएंगे। और ये तो एक टूल किट है। अभी 2027 के इलेक्शन में करीब करीब एक साल है, फरवरी 2027 के शुरू में ही है। तो इस एक साल में आप देखिएगा कितनी टूल किट आएंगी और किस किस तरह की आएंगी। क्योंकि वो होता है ना कि आपने कोशिश करके तो देख ली, कोशिशों में तो कामयाब हो नहीं रहे, तो अब साजिशें ही सही, अब साजिशें रची जाएंगी और उनको सिरे चढ़ाया जाएगा। और मीडिया का एक बड़ा हिस्सा तो इनको स्पेस देने के लिए और इनकी बातों को वायरल करने के लिए तैयार ही बैठा है। इनके आईटी सेल भी बैठे हुए हैं। और अब तो आप और हम देख रहे हैं ना, देखते देखते कुछ तथाकथित राष्ट्रवादी वो जातियों के नाम पर क्या रायता फैला रहे हैं आजकल, तो वो भी तो कटघरे में हैं कि ये अचानक चोला क्यों बदल रहे हो। अभी तो निशाने पर प्रधानमंत्री हैं, कुछ दिन बाद देखिएगा योगी आदित्यनाथ भी आएंगे। और एक बात और बताता हूं आपको, अंडरलाइन कर लीजिएगा, याद रखिएगा आगे जब चर्चा करेंगे। ठाकुर बनाम ब्राह्मण, ये लड़ाई करवाएंगे और इसको सिरे चढ़वाने की पूरी कोशिश होगी। सर, ये इसी तरह का रायता तो फैला रहे हैं ना। आप याद कीजिए जब कुछ एमएलए जो ब्राह्मण एमएलए हैं बीजेपी के, उन्होंने एक बैठक की थी, उसके बाद किस तरह से इसी मुद्दे को भुनाने की कोशिश अखिलेश यादव ने की थी। अभी आप उनको देखो ना, कितनी जल्दी मची हुई है, उनसे इंतजार नहीं हो रहा है, बिलबिला रहे हैं कि सत्ता पे कब बैठूं। अभी ऑफर क्या दिया था, 100 विधायक लेकर आ जाओ और सीएम बन जाओ। ब्रिजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य से कहा था। तो मतलब खरीदारी कर रहे हैं क्या एमएलए की? खरीद फरोख्त अभी से शुरू कर दी इन्होंने। यही सब तो देखने को मिल रहा है कि ऐसे ना दो वैसे सही। तो सत्ता पर काबिज होने की कितनी जल्दबाजी है अखिलेश यादव को, जो इस तरह की बातें सरेआम कर रहे हैं। कितनी बड़ी बड़ी ताकतें इस यज्ञ में विघ्न डालने के लिए लगी हुई हैं, कल्पना भी नहीं की जा सकती। देश के भीतर भी और देश के बाहर भी, क्योंकि इन सबको ये पता है कि 2027 की जंग अगर इन्होंने जीत ली, साम दाम दंड भेद येन केन प्रकारे, सब तौर तरीके अपना करके, साजिशें रच करके, हर टूल किट का मिसयूज करके 2027 में इन्होंने अगर योगी आदित्यनाथ को रास्ते से हटा दिया, उत्तर प्रदेश में बीजेपी को
अगर हटाने में कामयाब हो गए तो इन सबको लगता है कि फिर 2029 जो है वो आसान हो जाएगा इनके लिए। इसलिए अभी से निशाने पर प्रधानमंत्री मोदी हैं। बहुत जल्दी आप देखेंगे, और दर्शक मेरी बात नोट करके रखें, बहुत जल्दी योगी आदित्यनाथ भी निशाने पर आएंगे इनके। जो ये कह रहे थे ना कि मोदी हटाओ योगी लाओ, इन्हीं को आप देखेंगे योगी जी के खिलाफ भी पूरे टूल किट का हिस्सा बनते हुए। और ज्यादा खुलासा मैं करना नहीं चाहता, लेकिन सूचनाएं तो हैं कहां कहां से क्या क्या खेल हुए हैं और किसको कितना पुजापा चढ़ाया गया है। सर, अभी योगी आदित्यनाथ सिंगापुर के बाद जापान पहुंचे हुए हैं, प्रदेश के लिए निवेश ला रहे हैं। सिंगापुर में 6,500 करोड़ के निवेश की बात हो गई है। और उनके जाने से पहले किस तरह की बातें अखिलेश यादव कर रहे थे? एक भगवादारी जा रहे हैं, क्या वो भगवा वस्त्र पहनकर जाएंगे, क्या वो ये पहनकर जाएंगे? किस तरह की बचकानी बातें कर रहे थे अखिलेश यादव सर? तो लाल टोपी पहन करके क्यों घूमते हैं अगर उनके भगवा वस्त्रों पर इनको इतनी परेशानी है तो? किसी और पार्टी का कोई नेता दिखाई देता है क्या इस तरह की कोई खास टोपी ओढ़ करके? और जब मुकेश अंबानी के यहाँ शादी में गए थे तब लाल टोपी गायब थी, तो वहां क्यों चोला बदल लिया था? तो ये सब एक्चुअल में एक लोग हैं। वैसे अडानी अंबानी को गालियां देते निकल रहेंगे और वैसे लालू यादव को देखा था अंबानी के शादी समारोह में, पूरे परिवार के साथ किस तरीके से पहुंचे थे। तो ये दोगले लोग हैं, ये दोनों हाथों में लड्डू लेकर के चलना चाहते हैं। ये एक्चुअल में पूरी तरीके से एक्सपोज हैं। लेकिन कमी क्या है? कमी है आप में और हम में, यानी सनातनियों में। बड़ी आसानी से उनमें फूट डाली जा सकती है, बड़ी आसानी से राष्ट्रवादियों को ठाकुर बनाया जा सकता है, ब्राह्मण बनाया जा सकता है, वैश्य बनाया जा सकता है, जाट बनाया जा सकता है, सब कुछ बना सकते हैं आप। तो वो सनातनी नहीं रह जाते, फिर वो जातियों में विभक्त हो जाते हैं। और पार्टियां जिस तरीके से कैंडिडेट खड़ा करती हैं, जिस तरह सोशल मीडिया को में इवेंट चलाए जाते हैं, अभियान चलाए जाते हैं, हैशटैग चलाए जाते हैं, ये तो अब एक नया दौर है अंजू जी। हर तरह के चैलेंज जो है वो पॉलिटिकल पार्टियों के सामने पेश किए जाएंगे। जहां तक योगी आदित्यनाथ की जापान और सिंगापुर यात्रा का प्रश्न है, यात्राएं तो विदेशों की मायावती ने और अखिलेश ने भी कर रखी हैं। आया था क्या कुछ निवेश? योगी आदित्यनाथ के पहले दिन सिंगापुर में 20,000 करोड़ से ज्यादा का निवेश का हस्ताक्षर हुआ है। 20,000 करोड़ का, एक प्रदेश के लिए 20,000 करोड़ रुपए का निवेश का करार होना अलग अलग सीईओज के साथ, ये कोई छोटी उपलब्धि नहीं है। अभी उनका जापान का दौरा बाकी है, तो वहां भी वो सीईओज से मुलाकात करेंगे। और अपनी जड़ों को तो वो वहां भी नहीं भूले हैं। आज जो विजुअल्स आए हैं, मंदिर में वहां भी गए हैं, भारतीयों से मिले हैं, उनका जिस तरीके से पलक पावड़े बिछा करके स्वागत हो रहा है सिंगापुर में, अभूतपूर्व है। मैंने तो आज तक किसी मुख्यमंत्री के प्रति इस तरह की दीवानगी नहीं देखी लोगों में, जिस तरीके से वहां हाथों हाथ योगी आदित्यनाथ को लिया गया है। वही, या तो हमारे प्रधानमंत्री को देखते हैं हम, जब वो विदेशों में जाते हैं तो भारतीयों का किस तरीके से उनको स्नेह, प्यार और अनुराग मिलता है, या योगी आदित्यनाथ को देख रहे हैं। सर, तो ये तो बरनौल मोमेंट है ना इन सबके लिए। जल तो इसीलिए रहे ना कि देखिए वहां जय श्री राम के नारे लग रहे हैं, और यहाँ पर घर में जब आपके पास अयोध्या में इतना भव्य मंदिर है, वहां जाने की आपको फुर्सत नहीं है, और अभी मुक्तेश्वर नंद के आगे पीछे घूम रहे हैं सर। और दूसरी तरफ वो जो बनियान
प्रोजेक्ट था इनका कांग्रेस का, उसमें जितने भी लोग हैं सब पकड़े गए हैं और सबके सब अब लंबी, जिनके ऊपर गंभीर धाराएं लगी हैं, लंबे अंदर जाने वाले हैं। उसको लेकर देखिए किस तरह की बेशर्मी दिखाई जा रही है कि अरे क्या था, छोटा सा प्रदर्शन था। खड़गे कह रहे हैं कि बाहर ले जाते, कहीं दूर छोड़ देते, इतनी गंभीर धाराएं लगाने की क्या जरूरत थी। तो तानाशाही दिखा रहे हैं मोदी। सर, आप देश का एक इतना बड़ा इवेंट हो रहा है, उसमें जाकर आप रायता फैलाते हैं और उम्मीद करते हैं कि इनको वहां से पकड़कर दूर ले जाकर जंगल में छोड़ देते। अतीत में ये गलती की है ना दिल्ली पुलिस ने और मोदी सरकार ने, कहूंगा मैं तो, होम मिनिस्ट्री ने, कि जब राहुल गांधी को इंट्रोगेशन के लिए बुलाया गया था ईडी के द्वारा, इनकी माताजी को बुलाया गया था। 5 बार राहुल गांधी को बुलाया था, 3 बार इनकी मम्मी को बुलाया था। राहुल गांधी से करीब 50 घंटे की पूछताछ हुई थी और इनकी मम्मी से करीब 12 घंटे की पूछताछ हुई थी। उस समय ये लोग तांडव कर रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे दिल्ली की सड़कों पर, तो इनको गिरफ्तार किया जाता था और कहीं आउटर एरिया में दिल्ली में छोड़ दिया जाता था। तो इनको लगता था कि ये जो एआई इम्पैक्ट समिट है इंटरनेशनल लेवल की, इसमें भी आप तमाशा करो, आपको पुलिस की गाड़ियों में भरा जाएगा, कहीं छोड़ दिया जाएगा। लेकिन हमने, आपने और देश ने देखा है जो तमाशा इन्होंने किया है वो पूरी दुनिया में भारत को बदनाम करने के लिए किया है। इस एआई समिट की पूरी दुनिया में तारीफ हुई है और G20 देशों के समिट के बाद ये एक और बड़ा समिट हुआ है। अगर अभी सख्ती नहीं की गई ना, तो अभी तो बहुत सारे और, भाई ब्रिक्स देशों का समिट होने वाला है, दिल्ली में ही होना है, 2026 में ही होना है, क्योंकि चेयरमैनशिप हमें मिल गई है। तो ये तो तमाशा करेंगे, ये तो गंदगी फैलाएंगे। इसलिए सख्ती का समय आ गया है। ये ऐसा नहीं है, और ये कोई बीजेपी का आयोजन था क्या, या प्रधानमंत्री की कोई रैली होने वाली थी क्या? इसमें 20 देशों के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, 45 देशों के मंत्री समूह, दुनिया की जानी मानी टेक कंपनियों के सीईओ, 100 देशों का रिप्रेजेंटेशन, 13 इंटरनेशनल पवेलियन, एग्जीबिशन सेंटर, और कुल मिलाकर के 5 दिनों में करीब 4 लाख लोगों ने विजिट किया है इन तीनों जगह, भारत मंडपम, सुषमा स्वराज भवन और अंबेडकर सेंटर पर 4 लाख लोगों का विजिट। तो ये इस पर पानी फेरना चाहते थे और इतनी कामयाबी से किया गया, इतने भव्य तरीके से किया है, जो लोग वहां गए हैं उनकी आंखें फटी की फटी रह गई देख करके कि भारत में इस तरह के आयोजन हो सकते हैं, इतने बड़े पैमाने पर हो सकते हैं। तो एक तो वो गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने जो कुछ किया और एक कांग्रेस ने जो किया, मुझे तो लगता है कहीं ना कहीं ये इंटरलिंक तो नहीं है मामला। बिल्कुल, कोई ना कोई तो ऐसा लगता है कि आपस में साजिश हुई है और सर अब नतीजा भुगत रहे हैं। जो धाराएं लगी उनमें आसानी से ये राहुल गांधी के जो कागजी शेर हैं, जिनको बब्बर शेर बता रहे हैं, उनको जमानत नहीं मिलने वाली है। इसीलिए इतने बिलबिला रहे हैं इस वक्त कि अरे छोटी सी गलती तो थी, इस तरह की बातें हो रही हैं। लेकिन सर अब देखते हैं अभी मुक्तेश्वर जो कह रहे हैं साजिश हुई है मेरे खिलाफ, तो भाई साजिश है तो कोई बात नहीं, दूध का दूध पानी का पानी साफ आ ही जाएगा। आप गिरफ्तारी दो, बल्कि सरेंडर करना चाहिए उनको आगे बढ़कर, अगर उनको न्यायपालिका पर भरोसा है। और अजय राय और जिस तरह से समाजवादी पार्टी के नेता सर वहां दरबार में हाजिरी लगाने के लिए पहुंच रहे हैं, कांग्रेस पूरा समर्थन दे रही है, उससे और लग रहा है कि दाल में काला है, जिसके चलते ये आज के दिन जगह जगह रैलियां करने वाले हैं, धरना प्रदर्शन करने वाले हैं। लेकिन सर वो कहते हैं ना, बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों पकड़ी जाएगी। तो अभी मुक्तेश्वर की भी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, इसीलिए वो इस तरह से शोर मचा रहे हैं। सर आपने समय निकाला, बड़े विस्तार से इस विषय पर बड़ी अहम जानकारी मेरे दर्शकों को दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंद। वंदे मातरम, जय हिंद।